परिवार को पहले उतार देना चाहिए था। अगर जनता का भरोसा नहीं है तो जनता ही नकार देती है, जैसा कि अमेठी में हुआ राहुल गांधी के साथ। बिहार में क्या होगा कंचना जी? क्या बिहार में भी यही हो सकता है? लोकसभा में पिछली बार खाता नहीं खुला था, इस बार क्या होने वाला है? क्योंकि इस बार तो आपके घर में, मतलब घर यानी इंडिया गठबंधन में, अभी उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया कि लालू यादव को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, हमारे लिए नुकसान है। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा परिषद के लिए 5 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट जो हैं वो महिला दी गई हुई हैं। अच्छा। हमें बहुत प्राउड है इस पर, हमारे नेता पर और हमारी पार्टी पर। और रही बात 2019 से, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो 2019 और 2024 में बहुत पानी बह गया है और बिहार की जनता जान गई है कि बिहार को बचाने वाला, बिहार के विकास के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए अगर कोई लीडर बिहार में है तो वो है तेजस्वी यादव। और आपने देखा होगा कि अभी जन विश्वास महारैली जब हुआ, 10 लाख से भी ज़्यादा लोग, मैं वहाँ की विटनेस थी, मैं वहाँ पर गई हुई थी, 10 लाख से भी ज़्यादा लोग पटना में आए हुए थे और पूरा गांधी मैदान भरा हुआ था और आसपास के सड़क भी भरे हुए थे। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि, आपको एक और वाक्य बता दूं कि 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद वो चंपारण में गए, चंपारण में कहते हैं कि मैं चंपारण के चीनी मिल से जो चीनी आएगी मैं उसका चाय पीऊंगा। आज 10 साल हो गए लेकिन वहां पर एक भी चीनी मिल इन्होंने न दिया और न जो पुराने चीनी मिल थे उसको सही किया। 9 में से जो है 5-6 बंद हो गए, 1-2 बहुत पार्शली काम कर रहे हैं। तो दिखाता है कि बेतिया की बात कर लेते हैं। अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी गए हुए वहां पर गए हुए थे, पूरी कुर्सी खाली थी। तो पहले अपने घर में देखनी पड़ेंगी ना चीजें। आप उनके तरफ देख रहे हैं, नीतीश जी छोड़कर चले गए। अब वहां पर उमर अब्दुल्ला भी लालू जी के बयान पर हंगामा कर रहे हैं, कह रहे हैं क्यों बयान ऐसे दे रहे हैं, हम सबको नुकसान होने वाला है। तो पहले घर में सुलझाइए, उसके बाद उन पर हमला करिए। देखिए, घर सुलझा हुआ है। समस्या यह है कि ये जो 2024 की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। तो जो भी हमारे साथ है वो परिवार का हिस्सा है। और हम आपको बता देते हैं कि जब तक राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य इंडिया अलायंस में है तब तक इंडिया अलायंस है और रहेगा। और मतलब बाकी सबका कोई अस्तित्व नहीं है। आप है तो इंडिया अलायंस। मैं अपनी पार्टी की जिम्मेदारी ले रही हूँ। जब तक राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल है और पहले भी महागठबंधन में थी। अच्छा, आपने कहा लोकतंत्र बचाने की लड़ाई। मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को याद दिला देती हूँ कि कल जब रिपब्लिक समिट में प्रधानमंत्री आए थे तो उनसे उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि नेगेटिव कैंपेन आपके खिलाफ चलाते हैं तो आपको असर नहीं पड़ता है क्या आप पर? उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बारे में सोचूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो समीर जी, सवाल ये है कि जो अभी कंचना जी ने कहा कि भाई ये डेमोक्रेसी बचाने का चुनाव है, ये हमला तो बार बार होता है प्रधानमंत्री पर। देखिए सुचिता जी, एक लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं है, ये परिवारवाद बचाने की लड़ाई है। अभी कंचना जी ने कहा कि आज जो महिला दिवस है और महिलाओं को विधान परिषद में भेजा है, तो किसको भेजा है? राबड़ी देवी को भेजा है। उसके पहले राज्यसभा भेजना था तो किसको भेजा? मीसा भारती को भेजा। सत्ता आई नीतीश कुमार के साथ तो उप मुख्यमंत्री कौन बने? तेजस्वी यादव बने। उसके बाद एक और मंत्री कौन बने? तो तेजू भैया बने, तेज प्रताप बने। और सत्ता परिवार में रहना चाहिए। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद रहेंगे, छोड़ेंगे तो राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बड़ा भाई भी मंत्री बनेगा, विधान परिषद की बात आएगी तो राबड़ी देवी ही जाएगी। तो ये यादव परिवार के अंदर जो यादव परिवार का विकासवाद है, जो यादव परिवार का परिवारवाद है, वही उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव को आप देख लीजिए, बिहार में लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए। और ये जो राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो कहते हैं कि इन भ्रष्टाचार परिवारवादियों ने देश का जो बेड़ा गर्क किया है उससे छुटकारा जरूरी है। मुझे लग रहा है देश की जनता इस बात को समझ रही है और यही कारण रहा कि 2014 और 2019 के चुनाव में बिहार जैसे राज्य में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड समर्थन मिल रहा है और नीतीश कुमार को मजबूर होकर आरजेडी का साथ छोड़कर वापस भारतीय जनता पार्टी के अंडे में आना। देखिए जो बात समीर जी ने कही है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। प्रधानमंत्री ने कल क्या कहा था रिपब्लिक समिट में? उन्होंने कहा परिवारों पर फोकस, इसीलिए विकास से डिफोकस हो गई ये हमारे से पहले की सरकार है। तो उन्होंने परिवार पर फोकस बता दिया आपको समीर जी ने कि कैसे आरजेडी ने परिवार पर फोकस किया। जी, मैं बिल्कुल सुन रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि समीर जी और भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से परिवारवाद कहती है। सारी वो पार्टियां जिसमें हम दो, हमारे दो पिता हैं, अजय जी को रखिए, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो परिवारवाद पर बात न करें। और दूसरा ये कह रहे थे कि राबड़ी देवी जी बस गई हुई है, इनको बता दें कि एक दलित, एक पिछड़ा, तीन जो है कि पिछड़ा, 4 मुस्लिम, 3 भूमियार, 2 राजपूत और 1 ब्राह्मण हमारे में 15 विधान परिषद में है बिहार में। और सारे कास्ट का सारे बैकग्राउंड से है और उसमें 15 में सर आप फिर भी लोकसभा में आपको 2019 में सीट नहीं मिली। फिर भी 2019 में आपको लोकसभा में सीट नहीं मिली। नहीं, सीट नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन आप परिवार अलग कैसे हो गई? राबड़ी देवी जी पर आप सवाल उठा रहे हैं
कि राबड़ी देवी जी अकेले हैं। नहीं, आप इतना बढ़िया कास्ट गणित बिठा रहे हैं, आप सबके भले के लिए काम कर रहे हैं, तो गणित फिट क्यों नहीं बैठा 2019 में? सवाल मेरा ये था। और मैं इसलिए भी पूछती हूं क्योंकि अभी जिस तरह से नरेंद्र मोदी से जुड़ रही हैं पार्टियां, वो क्या ये इंगित कर रहा है? अजय जी, इसका जवाब आप देंगे कि वो भाप रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इज कमिंग बैक टू पावर, 2024 में वो वापस आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि कंचना जी ने कहा कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। तो कंचना जी ये बता दीजिए, सजा याफ्ता लीडर को लेके आप संविधान कैसे बचाएंगी? ये देश जानना चाहता है, पूछता है भारत। सजा याफ्ता लालू यादव संविधान कैसे बचाएंगे, पूछता है भारत। अब जनता को जवाब देने दीजिए। दूसरी बात, मैंने फिर कहा कि हम इन किसी की लाइन छोटी करने में विश्वास नहीं रखते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, हम अपनी लाइन लंबी कर रहे हैं। ये आपकी ये, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिविटी है, आपकी नेगेटिविटी है कि आप अपनी दूसरों की लाइन छोटी करने में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है। आप क्या करेंगे नहीं करेंगे ये जनता को आप नैरेटिव सेट ही नहीं कर पाए हैं। आप सुबह उठते हैं, आप नरेंद्र मोदी को गाली देने लगते हैं। आप रैली करते हैं तो रैली में आपका क्या एजेंडा होगा आप नहीं बताते हैं। आप बोलते हैं नरेंद्र मोदी तो हिंदू भी नहीं है, बाल नहीं छिलवाया, परिवार कहाँ है मोदी का, कौन परिवार है? आपका एजेंडा क्या है? मोदी को गाली देना। तो आपको क्या लगता है जनता ये सुनना चाहती है? और दूसरी बात, एक और आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं, मैं पटना का ही हूं। गांधी मैदान की मैडम कैपेसिटी ही 8 लाख की है, 10 लाख आदमी कहां से आ जाएंगे? तो वही बात हो गई ना कि फिक्की ऑडिटोरियम में आप 20,000 आदमी बैठाने लगिएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने भी देखा, सबने, पूरा देश ने देखा है कितनी भीड़ जुटी है। इसलिए उस पर व्यर्थ चर्चा करने का क्या फायदा, समय बर्बाद होता है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि आज देश विकास और डेवलपमेंट पे चले कि आपके परिवारवादी मॉडल पे चले, बस। अब मैं एक बार किशोर जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि आज आपके नेता ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को ऑफर दे दिया कि आइए हमारे साथ चुनाव लड़ लीजिए। बीजेपी वहां पर आपकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पा रही है। इस पर मैं अजय जी से तो अलग से जवाब लूंगी, लेकिन आपने ये ऑफर दे दिया। आपको क्यों लग रहा है कि नितिन गडकरी आपके साथ शामिल हो जाएंगे? नहीं, उद्धव जी ने ये ऑफर दी है, उसका कारण है कि पिछले 10 साल के अंदर नितिन गडकरी जी को बीजेपी में वो इज्जत नहीं मिली। और मैं अभी बता रहा हूं कि नागपुर के अंदर जब मोदी जी ने अपना प्रचार चालू किया यवतमाल से, तो नितिन जी को उन्होंने सभा में भी रखा नहीं था। और एक ही नेता है जो बीजेपी के पास जो प्रजातांत्रिक मूल्यों पे टिका हुआ है, आत्ममुग्धता नहीं है उनमें, तो हमें उनकी कदर है। लेकिन मोदी जी ने पहली लिस्ट में उनका नाम भी नहीं रखा, तो अपमान है। और मोदी जी ने नितिन गडकरी जी का पिछले 10 साल में जो अपमान किया, उसके लिए उद्धव ठाकरे चिंतित है। अगर महाराष्ट्र में वो इंटरफियर करते तो शिवसेना उनसे टूट के जाती भी नहीं।